हेलो एवरीवन, सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द नीट 2024 पेपर और हम इसका सेट T3 डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्टली हम ये करेंगे कि ऑर्गेनिक के जो भी क्वेश्चंस है सारे वही डिस्कस करेंगे, राइट। सो क्वेश्चन नंबर जो 1 आता है दैट मीन्स T3 वाले सेट में ये 54 क्वेश्चन नंबर दिया गया है। ऑर्गेनिक का फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज फेलिंग सॉल्यूशन ए इज। आपको पता है फेलिंग सॉल्यूशन फेलिंग टेस्ट में यूज होता है। वो कैसे बनता है अगर मैं आपको यहाँ पर ब्रीफ करूँ तो फेलिंग ए होता है एंड देन फेलिंग बी होता है एंड देन लास्ट में आपका फेलिंग टोटल सॉल्यूशन फेलिंग बनता है, राइट। दोनों को आपस में मिक्स करके बनता है। तो फेलिंग ए सॉल्यूशन एक्चुअल में क्या होता है, अगर आपको याद हो, इट इज द एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन क्या लिखते थे हम, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन होता है। अगर मैं इसे ज़्यादा अच्छी तरह से लिखूँ तो ये एक्चुअल में क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, CuSO4 डॉट, क्योंकि एक्वस है तो 4 पर ख़त्म हुआ है तो 5 आप वाटर ऑफ हाइड्रेशन लिखोगे। ओके, यहाँ पर वाटर ऑफ हाइड्रेशन कितने हैं, 5 आ गए हैं। और इसका अनदर नेम, फेलिंग ए का अनदर नेम क्या है, इसे कहा जाता है ब्लू विट्रियोल इसे कहा जाता है। एंड जो ये ब्लू कलर ऑफ दिस सॉल्यूशन होता है वो किसकी वजह से होता है, ड्यू टू कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस। इस इन आयंस का, कॉपर 2 पॉजिटिव आयन का ब्लू कलर होने की वजह से पूरा का पूरा जो फेलिंग सॉल्यूशन है वो भी आपका ब्लू होता है, राइट। सो यहाँ पर हम बी में देखते हैं, बी में क्या होता है, बी में आपका होता है, इसे सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट कहते हैं। जैसे फर्स्ट जो ऑप्शन है आपका अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट, या फिर इसे रॉशल सॉल्ट भी कहा जाता है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन नहीं है बिकॉज दिस इज योर फेलिंग बी सॉल्यूशन। अगर फेलिंग बी दिया होता तो ये राइट होना था, बट ये आपका रॉन्ग है बिकॉज ये फेलिंग बी है। तो फेलिंग बी में रॉशल सॉल्ट आता है, कौन सा आता है, रॉशल्स सॉल्ट। दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसे सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट भी कहते हैं। टार्ट्रिक एसिड आपको पता है, टार्ट्रिक एसिड क्या होती है, OH एंड यहाँ पर एसिड होना था, COOH होना था, बट यहाँ पे सोडियम हटा के सोडियम लग चुका है, सोडियम का सॉल्ट एंड नीचे पोटाशियम का सॉल्ट, तो ये होता है। और इसके दोनों सेंटर आपके कायरल होता है, ये भी आपको याद रखना है। तो इन दोनों को आपका जो फेलिंग ए एंड फेलिंग बी है उनको इक्वल अमाउंट में मिक्स करके आपके पास क्या मिलता है, कंप्लीट फेलिंग सॉल्यूशन बनता है, जो कि काफ़ी आपका कॉम्प्लेक्स होता है। इसीलिए फेलिंग जो आपका फाइनल सॉल्यूशन बनता है उसको डिनोट करने के लिए ओनली हम कॉपर 2 पॉजिटिव के आयन लेते हैं जो कि आपके ब्लू इन कलर है। तो और अगर यहाँ पे हम देखें तो कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस जो होते हैं वो कंप्लीट फेलिंग सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि ऑन द रिएक्शन, क्योंकि ये गुड ऑक्सीडाइजिंग, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, तो ये कन्वर्ट हो जाता है कॉपर 1 में, जो कि रेडिश ब्राउन PPT करके यहाँ पर आ जाता है। तो मेन थिंग ये है कि आपका जो फेलिंग ए है वो ये नहीं है, रॉशल भी नहीं है, और आपका एक्वस सोडियम सिट्रेट भी नहीं है, आपका है एक्वस कॉपर सल्फेट। एक्वस अल्कलाइन नहीं है, क्योंकि अल्कलाइन नहीं होगा, यहाँ पर एक्वस होगा, क्योंकि यहाँ पर एक्वस है, वाटर है, एक्वस आपका कॉपर सल्फेट। सो द राइट आंसर इज योर दिस वन, थर्ड वन इज द राइट आंसर, एक्वस कॉपर सल्फेट CuSO4 डॉट 5H2O, जिसे कि ब्लू विट्रोल भी कहा जाता है। सो हियर इज क्वेश्चन नंबर 60 ऑफ द ऑर्गेनिक सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या गिवन है, अ कंपाउंड विद अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H14 हैज 2 टर्शरी कार्बन्स। हमें पूछा गया है कि कौन सा C6H14 का ऐसा कंपाउंड है ऑफ द फॉलोइंग जिसमें कि आपके 2 इन नंबर टर्शरी कार्बन्स है। देखो टर्शरी क्या होता है, फर्स्टली समझो। टर्शरी आपका होता है यानी कि 3 डिग्री कार्बन। टर्शरी का मतलब है 3 डिग्री कार्बन कितने होने चाहिए, 2 इन नंबर होने चाहिए, 2 टर्शरी कार्बन होने चाहिए। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि सभी को खोल के देख सकते हो। टाइम बचाने के लिए आप सबसे पहले किन्हें देखोगे, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट है। देखो N हेक्सेन तो खाली है, इसमें एक ही सब्स्टिट्यूएंट है। ये दो ऐसे कंपाउंड है जिसमें ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट है, तो बेटर है पहले यही चेक करना। ओके, तो फर्स्टली हम चेक करते हैं अबाउट द 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। ब्यूट का मतलब 1, 2, 3 एंड 4 कार्बन्स हो गया। एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर दिस इज द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ कार्बन। 2 एंड 3 पर आपका क्या कहा गया है, डाइमिथाइल। 2 एंड 3 पर डाइमिथाइल CH3 एंड CH3 यहाँ पर कर दो, बाकी आप वैलेंसी पूरी करोगे, CH3 और यहाँ पर एक हाइड्रोजन। अब आप यहाँ पर देखोगे कि ये वाला जो कार्बन है, दिस कार्बन इज योर 3 डिग्री। ओके, 3 डिग्री इन नेचर है, और ये वाला कार्बन भी क्या है, 3 डिग्री इन नेचर। ऐसा क्यों, क्योंकि ये वाला जो कार्बन है वो फर्दर आपके 3 कार्बन्स
के साथ अटैच्ड है, ये वाला कार्बन भी फर्दर आपके 3 कार्बन के साथ अटैच्ड है, तो दीज टू आर 3 डिग्री। और यहाँ पर ये वाला जो कार्बन है, अगर इसे देखें, ये 1 डिग्री है क्योंकि ये फर्दर ओनली 1 कार्बन के साथ अटैच्ड है। अदर जो ये कार्बन्स है ये भी आपके 1 डिग्री है। तो फर्स्ट ये वाला जो आपका है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि इसके पास क्या है, आपके पास दो आपके 3 डिग्री टर्शियरी कार्बन्स है। बाकी को भी हम चेक कर लेते हैं, बाकी सही ऑप्शन क्यों क्यों नहीं हुए। सेकंड ऑप्शन आपके पास है 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, ब्यूट मीन्स 1 2 3 4 कार्बन्स, राइट। सो यहाँ पर बोला गया है कि 2 पर अगर ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो आपके पास सेकंड पर क्या है, 2 मिथाइल है, CH3 है। बाकी वैलेंसी पूरी करोगे CH3 आएगा, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर आपका, यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, यहाँ पर आपका CH आएगा, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कहीं पर भी ये टर्शियरी नहीं है। ये वाला अगर कार्बन देखोगे तो ये 1 2 3 एंड 4 ये क्वाटरनरी कार्बन है, नॉट द टर्शियरी। और कोई भी इसमें ऐसा कार्बन नहीं है जो आपका 3 डिग्री हो, क्योंकि ये 1 डिग्री कार्बन है, ये आपका 2 डिग्री है, ये फिर 1 डिग्री है, राइट। तो ये आपका यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इसके पास कोई भी आपके 3 डिग्री कार्बन्स नहीं है। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, एन हेक्सेन, तो आपको पता है 1 2 3 4 5 एंड 6 इसमें सारे 1 डिग्री हो गए या फिर 2 डिग्री हो गए, क्योंकि अगर ये वाला कार्बन देखना है तो ये 2 कार्बन के साथ अटैच्ड है, ये 2 डिग्री हो जाएगा, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। फोर्थ वन हम देख लेते हैं, फोर्थ वन में 2 मिथाइल पेंटेन, पेन का मतलब है 5 कार्बन्स, 1 2 3 4 एंड 5 एंड सेकंड पर मिथाइल है, सेकंड इज हैविंग मिथाइल CH3। तो यहाँ पर आपको देखना है कि ये वाला कितना हो जाएगा, दिस इज द 2 डिग्री, दिस इज द 1 डिग्री, और ये भी फिर 2 डिग्री है, 2 डिग्री है, देन 1 डिग्री। इसके पास आपका, सॉरी, ये वाला आपका 3 डिग्री है, क्योंकि 3 डिग्री इसलिए है क्योंकि ये वाला कार्बन जो है, ये वाला आपका जो कार्बन है वो कितने के साथ अटैच्ड है, 1 2 एंड 3। इसके पास एक 3 डिग्री है, बट क्वेश्चन में कहा गया विच हैज द 2 टर्शियरी कार्बन्स, 2 होने चाहिए, 2 आपके पास 3 डिग्री कार्बन्स होने चाहिए, इट हैज ओनली 1, इसीलिए ये वाला भी आपका करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। फाइनल आंसर इज द दिस वन, फर्स्ट इज द फाइनल आंसर, करेक्ट आंसर, करेक्ट आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा, बिकॉज इट हैज 2 टर्शियरी कार्बन, सो आपका दिस वन इज द फाइनल आंसर। Here is question number 63 of organic part. In this question, which one of the following alcohols react instantaneously with the Lucas reagent? So अगर आपको याद हो, Lucas टेस्ट होता है जो कि डिस्टिंग्विश करता है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री अल्कोहल्स को। अगर आपको कभी भी डिस्टिंग्विश करना है तो उसके लिए भी आपको यूज़ होता है। और यहाँ पर जो कहा गया है कि इंस्टेंटेनियसली कौन सा जल्दी, यानी कि बिल्कुल इंस्टेंटेनियसली रिएक्ट करेगा ल्यूकास रिएजेंट के साथ, वो होता है, अगर आपको याद हो ल्यूकास के बारे में, ल्यूकास टेस्ट के बारे में हम एक चीज़ करते हैं, अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो ल्यूकास जो टेस्ट होता है या फिर जो रिएजेंट है वो कौन से रिएक्शन से जाता है, वो जाता है YSN1 मैकेनिज्म, ये आपको पता होना चाहिए, SN1 मैकेनिज्म से जाता है। और SN1 मैकेनिज्म में क्या रहता है, SN1 मैकेनिज्म में हमेशा जो फास्ट रिएक्शन होगी SN1 की, वो कौन देगा, जो जिसका कार्बोकटाइन स्टेबल होगा। हम लिखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन ऑफ कार्बोकेटाइन, दैट मीन्स कार्बोकेटाइन आप देख लो किसका ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा, उसी की रिएक्शन ये फास्टली होती है, क्योंकि ल्यूकास जो टेस्ट है आपका वो SN1 से जाता है। तो इन नटशेल आपको क्या याद करवाया जाता है कि ल्यूकास टेस्ट में कौन सी रिएक्शन सबसे फास्टली होगी, वो आपको क्या लर्न करवाया जाता है, जो 3 डिग्री अल्कोहल होते हैं वो फास्टली रिएक्ट करते हैं, देन द 2 डिग्री, देन योर 1 डिग्री, ये आपको लर्न करवाया जाता है। और इसका बेसिस क्या है, बेसिस इसीलिए है क्योंकि आपका जो ल्यूकास टेस्ट होता है वो एक SN1 मैकेनिज्म के थ्रू जाता है, एंड यू नो वेरी वेल SN1 मैकेनिज्म के थ्रू जो जाता है उसकी क्या देखी जाती है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखी जाती है। अब इसमें क्या होता है, समटाइम्स 2 डिग्री एंड 1 डिग्री में कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केसेस दिए जाते हैं जिनका कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है। ऐसे हो सकता है कि यहाँ पर आपकी कॉन्जुगेशन हो रही हो, तो इससे आपका यहाँ पर ये कार्बोकेटाइन समटाइम्स स्टेबल होता है, तो ये भी चीज़ें हमें देखनी होती है, राइट। तो ल्यूकास टेस्ट में एक आप जनरल जो इसका समरी है वो लर्न करो कि किसका फास्ट होता है, एंड स्लाइटली आपको ये भी लर्न होना चाहिए थोड़ा, अगर थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन आ जाए, कि ल्यूकास में आप SN1 रिएक्शन होते हैं, मैकेनिज्म होती है, और उसमें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन देखी जाती है। तो चलिए हमारे ऑप्शंस क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है, तो हमें फर्स्टली इसकी डिग्री देखनी होगी। तो ये इसकी डिग्री क्या है, इसके साथ वाला जो कार्बन है वो फर्दर एक ही कार्बन के साथ अटैच्ड है, सो दिस इज योर 1 डिग्री,
अल्कोहल, और ये वाला क्या है, OH के साथ वाला जो कार्बन है वो फर्दर 1 2 एंड 3 कार्बन के साथ अटैच्ड है, ये 3 डिग्री है। और ये वाला क्या है, ये अगेन आपका ओनली 1 कार्बन के साथ अटैच्ड है, ये 1 डिग्री हो गया। एंड यहाँ पर OH के साथ वाला जो कार्बन है वो फर्दर 1 एंड 2 के साथ 2 कार्बन के साथ अटैच्ड है, दैट्स वाई ये 2 डिग्री अल्कोहल हो गया। सो यहाँ पर कोई भी ऐसा केस नहीं नज़र आ रहा है जिसमें कि 1 डिग्री या फिर 2 डिग्री में आपका रेजोनेंस हो। देखो 1 डिग्री एंड आपके 2 डिग्री की अगर कार्बोकेटाइन आएगी तो वो ऐसे आएगी, इसको रिमूव करो और ऐसा आएगा, इसको रिमूव करो ऐसा आएगा। तो इन कार्बोकेटाइन में फर्दर कोई भी आपकी रेजोनेंस नहीं है, तो ये एक्सेप्शनल केस नहीं है, ये जनरल केस गिवन है। तो हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द ल्यूकास टेस्ट कौन इमीडिएटली इंस्टेंटेनियसली रिएक्ट करेगा, जो 3 डिग्री होगा। 3 डिग्री अल्कोहल आपका ये है, दैट्स वाई आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका सेकेंड हो जाएगा। दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो 3 डिग्री आपका 3 डिग्री जो अल्कोहल होगा वो वेरी फास्टली रिएक्ट करेगा, और जो आपका ल्यूकास टेस्ट होता है वो इस तरह से होता है। अगर 3 डिग्री के लिए देखना है तो यहाँ पर जो ल्यूकास रिएजेंट है वो ये है, और रिएक्ट करेगा तो OH की जगह सब्सटीट्यूशन होकर Cl हो जाएगा। और इसमें क्या होता है, 3 डिग्री के केस में बहुत फास्ट रिएक्शन होती है इन सच अ वे कि जो टर्बिडिटी है, टर्बिडिटी क्या होती है, मिल्कीनेस, मिल्कीनेस आपकी इंस्टेंटेनियसली आपकी अपेयर होती है। यहाँ पर क्लियर सॉल्यूशन है, जब आपने इसमें डाला इससे आपका ल्यूकास रिएजेंट डाला तो आपको टेस्ट ट्यूब में क्या नजर आई, टर्बिडिटी यानी कि मिल्कीनेस बहुत इमीडिएटली आपको नजर आएगी। तो ये इंडिकेशन होती है, दैट मीन्स रिएक्शन जो है वो आपकी बहुत फास्टली हो रही है। सो वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 67 ऑफ ऑर्गेनिक पोर्शन। इट स्टेट्स दैट मैच लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2। ओके, फर्स्ट ऑप्शन में आपके पास क्या है, आपको इस कंपाउंड को कन्वर्ट करना है इस कंपाउंड में, और यहाँ पर रिएजेंट जो सुटेबल रिएजेंट होगी उसको मैच करना है कि कौन सा होगा। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये एक ओजोनोलिसिस रिएक्शन लग रही है। ओजोनोलिसिस में कौन सा चीज़ें यूज़ होती है, ओजोन O3 यूज़ होता है, सेकेंड स्टेप में जिंक, एंड यहाँ पर वाटर यूज़ होता है। तो फर्स्ट में क्या आएगा, फर्स्ट में आपका यहाँ ओजोनोलिसिस होके होता क्या है कि ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड O, एंड इसको भी डबल बॉन्ड O मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर इस तरह से ये लिख सकते हैं, फॉर द ए पार्ट आपका क्या होता है, अगर आपके पास इस तरह से ये कंपाउंड गिवन है तो आप यहाँ पर ओजोनोलिसिस, दैट मीन्स फर्स्ट में आप O3 करोगे, सेकेंड में आप यहाँ पर जिंक एंड वाटर करके क्या करते हो, इस बॉन्ड को ब्रेक कर देते हो, और ईच कार्बन पर डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड O आ जाता है। दैट्स वाई वी आर गेटिंग 2 मोल्स ऑफ दिस कंपाउंड। इसीलिए हमारे पास ये कितने हैं, 2 मोल्स ऑफ दिस कंपाउंड है। तो दैट मीन्स आप कह सकते हो कि फर्स्ट के साथ आपका कौन सा आ रहा है, फर्स्ट के साथ फोर्थ आ रहा है, फर्स्ट के साथ आपका फोर्थ आ रहा है, राइट। एंड सेकंड में आप क्या करोगे, सेकंड में बेंजीन से आपको ये बनाना है। तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपको ये याद होगा कि हमने ये फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन में करा था। तो असाइलेशन में आपका क्या यूज़ होता है, ये वाला रिएजेंट यूज़ होता है विद AlCl3 कैटलिस्ट के साथ, NH2Cl तो हम बेसिकली क्या करेंगे, यहाँ पर बी पार्ट में हम बेसिकली क्या करते हैं कि जैसे बेंजीन के ऊपर आपने फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन करवानी है तो उसकी रिएक्शन किससे करवाओगे, विद द रिएजेंट। आप यहाँ पर ये वाला रिएजेंट ले लोगे इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 जो कि कैटलिस्ट की तरह काम करेगा, और फाइनली आपकी क्या हो जाएगी, ये यहाँ पर इस तरह से रिएक्शन हो जाएगी C डबल बॉन्ड O। और यहाँ पर एक्चुअल में क्या होता है, अगर आपको याद हो तो ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाता है, ये कार्बोकेटाइन बनता है। अब ये इलेक्ट्रोफाइल जो है, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर बेंजीन के ऊपर अटैक करेगा। दिस इज योर फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर आपका क्या लग जाएगा, फिर से आपका एक बेंजीन फिनाइल रिंग लग जाएगी, राइट। तो यहाँ पर आपका क्या आ रहा है, बी के साथ आपका क्या आ रहा है, फर्स्ट रिएजेंट यहाँ पर यूज हो रहा है। सी में हम क्या देखते हैं, सी में अगर आप देखें तो आपको यहाँ पर दिस इज योर 2 डिग्री अल्कोहल। ओके, यहाँ पे 2 डिग्री क्यों है, क्योंकि ये वाला जो कार्बन है वो फर्दर 1 एंड 2 कार्बन के साथ अटैच्ड है। 2 डिग्री अल्कोहल से आपको कीटोन बनाना है, तो अगर अल्कोहल से, वो भी आपका 2 डिग्री है, 2 डिग्री अल्कोहल से अगर आप कीटोन बनाते हो, 2 डिग्री अल्कोहल से आप कैसे कीटोन बना सकते हो, आप कोई भी यहाँ पर आप लिखते हो एनी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कोई भी माइल्ड या फिर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपका यूज हो सकता है। तो हमारे पास ऑप्शन में CrO3 एक माइल्ड है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और यहाँ पर KMnO4 आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अभी हम यहाँ पे कंफ्यूज अगर है तो हम इसे फिलहाल छोड़ देते हैं, हम यहाँ पर देख लेते हैं कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है डी ऑप्शन की, फिर हम डिसाइड करेंगे। तो डी ऑप्शन में आपका क्या है,
कि यहाँ पर जो भी अल्काइल वाला पार्ट है वो कन्वर्ट हो रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट में, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो हमने ये क्या किया था, जब भी यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन अगर हो गए, जब तक आपके दिस इज योर अल्फा, तो अगर आपके पास ये अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो यहाँ पर कोई भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर आप इसमें डालते हो तो पूरा का पूरा जो अल्काइल चेन है वो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ये हमने करा था कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या हो रहा है आपके पास, हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जब भी हमने यहाँ पर साइड चेन में CH2 CH3 है उसके रिएक्शन करिए, इट इज हैविंग अल्फा हाइड्रोजन्स, दैट्स वाई हम क्या करेंगे यहाँ पर कि आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, यहाँ पर वीक नहीं होना चाहिए, माइल्ड नहीं होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं KOH के प्रेजेंस में एंड देन इसको हीट करते हैं, देन वी आर गेटिंग जो सारा का सारा अल्काइल ग्रुप है वो कन्वर्ट हो जाएगा COH या फिर CaO नेगेटिव या फिर K पॉजिटिव उसके सॉल्ट में। तो दैट मीन्स हमारे पास जो डी ऑप्शन है उसमें आपका थर्ड आ रहा है। ओके, थर्ड रिएजेंट यूज हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर स्ट्रॉन्ग वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपका थर्ड में यूज हो गया तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन में हमें 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन बनाना था विद एनी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये रिक्वायरमेंट इसकी होती है, तो हमारे पास ये भी चलेगा। CrO3 हमारा यहाँ यूज हो सकता है, सो आई कैन राइट कि यहाँ पर CrO3 आपका यूज होगा। तो दैट मीन्स सी ऑप्शन आपका क्या है, सी ऑप्शन में आपके पास सेकेंड आ गया। तो अब यहाँ पर मैच करते हैं, ये कौन सा आ रहा है, ए के साथ आपका 4 आ रहा है, ए के साथ 4 आ रहा है, बी के साथ 1, बी के साथ 1 एंड सी के साथ 2 एंड डी के साथ आपका 3 आ रहा है। दैट मीन्स अमंग दीज ऑप्शंस आपका जो फर्स्ट वाला है इज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर क्या है, फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। Here is question number 68 which states that identify the correct reagents that would bring about the following transformation। बेसिकली ये एक काइंड ऑफ कन्वर्जन है कि आपका ये कंपाउंड से आप इस कंपाउंड में कैसे जाओगे और कौन से इसमें आपके रिएजेंट करेक्ट होंगे। तो ये पूरा का पूरा एक प्रोसेस गिवन है, ये सारे ऑप्शंस आपको कंप्लीट प्रोसेस गिवन है, तो आपको करेक्ट बताना है कि करेक्ट कौन सा होगा। तो हम यहाँ पर इसको पहले लिख लेते हैं जो हमें गिवन है। गिवन इज दिस कंपाउंड CH2 एंड यहाँ पर CH है, डबल बॉन्ड यहाँ पर CH2 है, इससे आपको CHO में जाना है। तो पहले हमने क्या करना है, सबसे लास्ट में बेसिकली यहाँ पर हमें आपको एल्डिहाइड बनाना है, इसकी जगह CHO रिक्वायर्ड है। तो फर्स्टली क्या करेंगे, जैसे कि आपको यहाँ नज़र आ रहा है, ये दो अगर आप देखें, ये वाले जो दो आपके पास ऑप्शन है, ये क्या है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, HBO मेथड जिसे हम कहते हैं। एल्कीन से आपका अल्कोहल बनता है और इसमें क्या लगता है, अगर आपको याद हो तो एंटी मार्कोवनिक रूल लगता था। एंटी मार्कोवनिकॉफ अगर हम रूल लगाए यहाँ पर बाय दिस HBO, तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, फर्स्ट में HBO में क्या होता है, BH3 होता है, सेकेंड में आपका क्या होता है, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव। बेसिकली दिस इज योर HBO मेथड और इसमें क्या लगता है, एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल आप लगाओगे। सो एंटी मार्कोवनिकॉफ एडिशन किसकी होती थी, अगर आपको याद हो तो ऑफ वाटर होती थी। तो क्या करोगे, यहाँ पर वाटर के होते हैं H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन। तो HBO क्या बताता है कि HBO के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो वाटर है उसके एंटी मार्कोवनिकॉफ एडिशन करवाओ। एंटी के अकॉर्डिंग क्या होता है, नेगेटिव पार्ट ऑफ द रीजन जो कि OH नेगेटिव है वो कहाँ जाएगा, हाई नंबर ऑफ हाइड्रोजन पे जाएगा। हाई नंबर ऑफ हाइड्रोजन कहाँ है, यहाँ। दैट मीन्स ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और OH आपका यहाँ लगना चाहिए। तो ठीक है, हम वैसे ही बनाते हैं और रिक्वायर्ड भी हमें थोड़ा बहुत एज पर रिक्वायरमेंट ही लग रहा है कि लास्ट में ही आपको OH ग्रुप चाहिए। तो यहाँ CH हो गया, एक बॉन्ड ब्रेक हो गया, एक रह गया CH2 एंड यहाँ पर आपका कितना है OH, और यहाँ पर हाइड्रोजन, दूसरा जो हाइड्रोजन था ये वाला हाइड्रोजन पॉजिटिव है वो यहाँ जाएगा और ये बॉन्ड ब्रेक हो गई, यहाँ पर OH लग जाएगा। दिस इज योर 1 डिग्री अल्कोहल। तो हमें क्या मिला है यहाँ पर, 1 डिग्री अल्कोहल। ओके, तो हमें लास्ट में अब क्या चाहिए, हमें इससे लास्ट में चाहिए फाइनल प्रोडक्ट वी वांट टू हैव कि यहाँ पर CH2 है, यहाँ पर देन आपका CH2 है। ओके, देन योर यहाँ पर CHO आना चाहिए। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट जो आपको चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप देखें 1 डिग्री अल्कोहल से आपको फाइनली जब एल्डिहाइड बनाना होता है, अगर आपको याद हो तो ये वाला प्रोसेस कैसे होता है, थ्रू द माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कैसे होता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि अगर आप यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करते हो, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर 1 डिग्री अल्कोहल में डाला जाता है तो आपको डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड मिलती है। अगर आपको मिड वे यानी कि एल्डिहाइड पर रिएक्शन को रोकना
है तो आपको माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करना होगा। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, पहले में देखिए कि यहाँ पर HPO लगा, दैट इज़ वेरी ट्रू, ये तो लगना ही है आपके पास, ये तो रिक्वायर्ड है। बट लास्ट के जो 2 है आपके पास, यहाँ के लास्ट के जो 2 ऑप्शन है उसमें आपका क्या है, लास्ट के 2 ऑप्शन अगर आप देखें तो ये क्या है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से यहाँ अगर जाना है तो आपको यहाँ पे माइल्ड चाहिए, तो ये तो स्ट्रॉन्ग हो गया, तो इसी वजह से आपका ये करेक्ट नहीं है, राइट। उसके बाद ये देखते हैं कि इसमें क्या है, H2O एंड H पॉजिटिव। अब ये भी आपका करेक्ट नहीं है, ऐसा क्यों है, क्योंकि ये वाला जो होता है ये डायरेक्ट हाइड्रेशन होती है जिसमें कि मार्कोवनिक ऑफ एडिशन होती है, मार्कोवनिक एडिशन होती है वाटर की। अगर मार्कोवनिक एडिशन पहले ही यहाँ पर वाटर की हो रही है तो मार्कोवनिक के अकॉर्डिंग ये वाला बॉन्ड हटना था, यहाँ पर OH आता और यहाँ पर हाइड्रोजन आता। बट हमें यहाँ पे OH रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि हमने बनाना है CHO जो कि लास्ट में आता है। CHO लास्ट में आता है तो आपको लास्ट में ही OH चाहिए, मिड में OH नहीं चाहिए, इसीलिए ये वाला प्रोसेस भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, ये भी इनकरेक्ट है। और दूसरा में ये वाला भी इनकरेक्ट है क्योंकि पहले में ही आपका डायरेक्ट हाइड्रेशन है मार्कोवनिक के अकॉर्डिंग। लास्ट वाला हम चेक करते हैं, फर्स्ट 2 मेथड आपके क्या है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के है जो कि आपको एंटी मार्कोवनिक प्रोडक्ट देगी, 1 डिग्री अल्कोहल देगी। उसके बाद लास्ट में PCC क्या है, PCC इज वन ऑफ द माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो हेंस आप बोल सकते हो कि फोर्थ ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। आपका सही आंसर जो है वो आपका फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि आपका PCC जो है वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और आपको डायरेक्टली आपको एल्डिहाइड यहाँ पर इस तरह से मिल रहा है। Here is question number 69. It says the reagents with which glucose does not react to give the corresponding test or product are. तो बेसिकली इसमें क्या बोला गया है कि कौन से जो ग्लूकोज के टेस्ट है वो नहीं देता है, नॉट डज नॉट, ओके, कि कौन से नहीं देता है। बेसिकली इसमें आपसे क्या पूछा गया है कि ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर भी होते हैं, ओके। तो हमारे पास साइक्लिक स्ट्रक्चर के एविडेंस में हमने ये करा था, अगर आपको याद हो NCERT में भी है ये साइक्लिक स्ट्रक्चर के लिए एविडेंसेस हमने क्या याद करे हैं कि कैसे हमें पता लगा था कि ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर भी एग्जिस्ट करता है, क्योंकि जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज था वो रिएक्ट नहीं कर रहा था NaHSO3 के साथ। सबसे पहली बात आपको ये वाले लर्न करने हैं कि जो ग्लूकोज है वो NaHSO3 के साथ रिएक्ट नहीं करता था। इसका रीज़न क्या था, क्योंकि ग्लूकोज का कुछ जो पोर्शन है वो साइक्लिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, ज़्यादातर जो पोर्शन है वो साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और साइक्लिक फॉर्म में आपके जो फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप होते हैं वो नहीं होते हैं, ओके। तो यहाँ पर NaH ये आप याद रखोगे कि जो ग्लूकोज होता है साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट करने की वजह से ही सिर्फ क्या होता है, वो NaHSO3 में एग्जिस्ट नहीं करता है, NaHSO3 के साथ रिएक्ट नहीं करता है, और ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विथ शिफ्स रिएजेंट। ये दोनों लर्न करने हैं, शिफ्स रिएजेंट के साथ भी रिएक्ट नहीं करता है, NaHSO3 के साथ भी रिएक्ट नहीं करता है। एक और आता है कि इसमें 2,4 DNP टेस्ट ये नहीं देता, 2,4 DNP टेस्ट जो होता है वो भी ये नहीं देता। और ये किस वजह से है, अगर आप देखें कि अगर इसका ओपन स्ट्रक्चर हम ग्लूकोज का देखें तो ओपन स्ट्रक्चर ग्लूकोज का कैसा होता है कि फ्री एल्डिहाइड ग्रुप CHO यहाँ होता है, ओके, HOH होता है, देन आपका यहाँ पर OHH थर्ड पोजीशन में आपका उल्टा हो जाता है, फिर देन HOH चलता है, देन आपका क्या है, देन आपका यहाँ पर OH होगा, लास्ट में आपका यहाँ पर CH2OH होता है। दिस इज ओपन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। तो ओपन फॉर्म में यहाँ पे क्या है, आपका फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप है, बट अगर साइक्लिक फॉर्म होता है तो साइक्लिक फॉर्म में एल्डिहाइडिक ग्रुप नहीं होता है। तो इसकी वजह से अगर एल्डिहाइडिक ग्रुप नहीं है, CHO अगर साइक्लिक फॉर्म में फ्री नहीं है, तो इसकी वजह से ये सारे आपके जो टेस्ट है वो नहीं मिलते हैं। आप लिखोगे बिकॉज CHO group CHO group is not free in cyclic form of glucose। जो आपकी साइक्लिक फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है उसमें CHO आपका फ्री नहीं है, इस वजह से ये ज़्यादातर जो ये रिएक्शन है वो नहीं हो पाती। तो यहाँ पर देखते हैं टॉलरेंस रिएजेंट में तो रिएक्शन करवा देता है, शिफ्ट रिएजेंट भी होगा। शिफ्ट रिएजेंट यहाँ पे आंसर है आपका, शिफ्ट रिएजेंट के साथ ये डज नॉट रिएक्ट नहीं करेगा। HCN के साथ तो करता है, NH2OH के साथ भी करता है, NaHSO3 के साथ भी ये रिएक्शन नहीं करता। तो दैट मीन्स आपका करेक्ट ऑप्शन है
बी एंड ई जिसके साथ ग्लूकोज रिएक्शन नहीं देगा। सो दैट मीन्स आपका फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, तो आपका 1 इज द करेक्ट आंसर। हियर इज क्वेश्चन नंबर 75 which states that according to it first statement is that the boiling point of these isomeric pentenes follows the order n-pentane, isopentane and new pentane। बेसिकली आपको क्या कहा गया है अबाउट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक पेंटेन्स का ये ऑर्डर गिवन है और इसे बताना है कि ये ट्रू है या नहीं है। फर्स्ट पर फोकस करते हैं अबाउट ऑल अबाउट स्टेटमेंट 1। तो यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है अबाउट द बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ पर बात हो रहा है। वी नो वेरी वेल दैट जो बॉइलिंग पॉइंट होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। हम इसे शॉर्टकट में लिखते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होती है? जो दो मॉलिक्यूल को बाइंड करके रखती है, जो दो मॉलिक्यूल के बीच में होती है। ओके, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। और इन टर्न ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो फर्दर किस पे डिपेंड करती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी सरफेस एरिया एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द ब्रांचिंग। अगर ब्रांचिंग आपके स्ट्रक्चर में है, मॉलिक्यूल में है, तो आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर ब्रांचिंग अगर ज़्यादा है तो उनके बीच की जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो आपकी कम हो जाएगी। अगर सरफेस एरिया यानी कि किसी मॉलिक्यूल ने सरफेस को ज़्यादा कवर करके रखा है, उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है इन कंपैरिजन विद अ स्मॉलर आपका कोई मॉलिक्यूल, तो क्या हो जाएगा कि अगर आपका सरफेस एरिया ज़्यादा है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। इसकी वजह से क्या हो जाएगा? ड्यू टू दिस कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा। तो ये आपको ये पूरी बात याद रखनी है। अब हम देखते हैं एन पेंटेन का मतलब क्या है, आइसोपेंटेन का क्या मतलब है। तो आपका यहाँ पर पेंट का मतलब होता है 1 2 3 4 एंड 5। ये आप हाइड्रोजन से वैलेंसी आप पूरी कर सकते हो। ये एन पेंटेन है जिसमें कि कोई भी ब्रांचिंग नहीं है। और आइसोपेंटेन का क्या हो जाएगा? 1 2 3 एंड 4। और यहाँ पर आइसो यानी कि ऐसा हो जाएगा, CH3 यहाँ पर आ जाएगा, CH3 यहाँ पर है, फिर आपका ये CH3 है। अब यहाँ पर देखो 1 2 3 4 एंड 5, ये हो गया आइसोपेंटेन। न्यू पेंटेन का क्या हो जाएगा? कार्बन बीच में है और यहाँ पर 1 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पर इस तरह से ये बना है, CH3 साथ में है, ये फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर आपका बना रहा है। तो ये आपका न्यू पेंटेन हो गया। न्यू मतलब एक तरह से फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये न्यू है आपका, ये आपका आइसो है और ये नॉर्मल है आपका। तो देखा जाए तो अगर जो एन पेंटेन है उसने सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा कवर्ड करके रखा है, राइट। जो आपका यहाँ पर आइसो है उसने थोड़ा सा कम सरफेस एरिया कर रखा है। क्यों ऐसे क्यों हो रहा है? बिकॉज आइसो में थोड़ी सी आपकी ब्रांचिंग, ये ब्रांचिंग कर रहा है, ब्रांचिंग स्टार्ट होगी। एज ब्रांचिंग इंक्रीजेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डिक्रीजेस। ओके, और वैसे ही लास्ट में आपका क्या है, न्यू में क्या हो रहा है कि आपका जो सरफेस एरिया है वो बहुत ही कम हो रहा है, सरफेस एरिया है डिक्रीजेस। उसकी वजह से क्या हो जाएगा? यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या हो जाएगी? बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या है, सरफेस एरिया सबसे ज़्यादा है और ब्रांचिंग भी नहीं है। सरफेस एरिया जैसे ही ज़्यादा होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी आपकी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी एज द सरफेस एरिया इंक्रीजेस। सो हमने यहाँ पर देखा कि ट्रेंड अकॉर्डिंग टू दिस क्या होना चाहिए? येस, दिस इज राइट। एंड पेंटेन का सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए। क्योंकि ऐसे क्यों है? क्योंकि इसमें सरफेस एरिया ज़्यादा है। देन कम्स द आइसोपेंटेन और उसके बाद न्यू पेंटेन का सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए, क्योंकि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे कम है, क्योंकि ब्रांचिंग आ रही है। तो दिस इज राइट स्टेटमेंट। तो फर्स्ट तो आपकी स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड में हम यहाँ पर करते हैं, सेकंड जो आपकी स्टेटमेंट है वो क्या कह रही है? अबाउट दिस सेकेंड स्टेटमेंट इट स्टेट्स दैट व्हेन, यहाँ पर देखो, व्हेन ब्रांचिंग इंक्रीजेस द मॉलिक्यूल अटेन्स अ शेप ऑफ स्फीयर। तो यहाँ पर जैसे जैसे ब्रांचिंग बहुत ज़्यादा होती है, जैसे आपने यहाँ पर देखा, जैसे जैसे ब्रांचिंग बहुत ज़्यादा होती है वैसे वैसे जो मॉलिक्यूल है एक स्फीयर की फॉर्म, एक स्फीयर का शेप ले लेता है। दिस रिजल्ट इन स्मॉलर सरफेस एरिया फॉर कॉन्टैक्ट। उसकी वजह से क्या होता है? मान लीजिए ऐसा ही न्यू पेंटेन का एक और मॉलिक्यूल अगर ऐसा हो आपके पास, तो आपस में जो इंट्रैक्शन करने के लिए जो सरफेस एरिया चाहिए वो बहुत ही कम हो जाएगा, वो बहुत ही लिमिटेड हो जाएगा। क्योंकि ये कैसा बन गया है? क्योंकि ये कॉम्पैक्ट हो गया है ड्यू टू ब्रांचिंग। कॉम्पैक्ट होने की वजह से ज़्यादा एक्सपोजर नहीं दे पा रहा है ये सरफेस एरिया को, सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए।
तो यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम हो जाती है। तो ये सही बात कह रहे हैं कि ब्रांचिंग से आपका जो मॉलिक्यूल है वो स्फीयर की शेप को अटेन करेगा। दिस रिजल्ट इन अ स्मॉलर सरफेस एरिया, ब्रांचिंग बनने की वजह से, ज़्यादा होने की वजह से सरफेस एरिया यस आपका स्मॉलर होगा, ड्यू टू विच उसकी वजह से इंटर्न क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन द स्फेरिकल मॉलिक्यूल्स आर वीक। वेरी मच करेक्ट। ओके, देयर बाय लोअरिंग द बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि आपका बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है, आपका बॉइलिंग पॉइंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पे डिपेंड करता है। अगर ये कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी आपका कम हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो ये वाली जो स्टेटमेंट सेकंड वाली है, ये एक रीज़न है। ये क्या है, एक रीज़न है फर्स्ट वाली स्टेटमेंट के लिए। तो ये असर्शन रीज़न में अगर आता तो आप कहते कि स्टेटमेंट 1 जो है, स्टेटमेंट जो 2 है वो स्टेटमेंट 1 का रीज़न है। ओके, तो ये दोनों बिल्कुल ही करेक्ट आपकी स्टेटमेंट्स है। तो हम कह सकते हैं ये करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। तो थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आपका थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि स्टेटमेंट 1 एज वेल एज स्टेटमेंट जो आपकी 2 है, दीज आर करेक्ट। सो वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 76 ऑफ ऑर्गेनिक पार्ट। इट सेज दैट द कंपाउंड दैट विल अंडरगो SN1 रिएक्शन विद द फास्टेस्ट रेट इज, ऑप्शन आपके ये हैं। इसमें कहा जा रहा है जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो फास्टेस्ट किसके लिए होगा अगर हम SN1 रिएक्शन कर रहे हैं। तो फर्स्टली अबाउट द SN1 रिएक्शन के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, SN1 रिएक्शन की जो स्पीड है वो किस पे डिपेंड करती है, रेट ऑफ द SN1 रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन। कार्बोकटाइन हम यहाँ पर शॉर्ट में लिखेंगे कार्बोकटाइन। तो अगर कार्बोकटाइन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतनी ही ज़्यादा स्पीड से वो रिएक्शन होगी। अगर आप SN1 रिएक्शन की बात कर रहे हो, गिवन आपको SN1 रिएक्शन है तो दैट मीन्स आपको कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी को देखना होगा। तो चलिए कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी को अगर देखोगे तो यहाँ पर ऑप्शन क्या क्या है वो भी देख लेते हैं। इन फर्स्ट ऑप्शन सबसे पहले यहाँ पर देखो ये क्या गिवन है, दिस इज योर हेलो अरीन। ये आपको हेलो अरीन गिवन है और आपको पता होना चाहिए हेलो अरीन्स क्या होते हैं। हेलो अरीन्स बहुत ही ज़्यादा स्लो रिएक्शन देते हैं, स्लो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये बहुत ही ज़्यादा स्लो देते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ड्यू टू द रेजोनेंस, आपका रेजोनेंस से क्या हो जाएगा, यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आता है। यहाँ पर क्या आता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है। कैरेक्टर की वजह से क्या हो जाता है, ये वाला जो बॉन्ड है ये वाला बहुत ही स्ट्रेंथ वाला हो जाता है, इसे ब्रेक करना मुश्किल हो जाता है। तो कहीं पर भी आपको हेलो अरेन्स दिखे और सब्स्टिट्यूशन में चाहे आपको SN2 का क्वेश्चन भी आता, यहाँ पर तो SN1 है, अगर SN2 का क्वेश्चन भी आता तो भी आप इसको स्लो रिएक्शन ही मानते। ओके, क्योंकि ऐसे क्यों हो रहा है, हेलो अरेन्स में ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्लो होती है क्योंकि यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होने की वजह से ये बॉन्ड को ब्रेक करना ईजी नहीं होता है। तो ये तो आपका करेक्ट ऑप्शन नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन हमने इनकरेक्ट कर लिया। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, अब यहाँ पर आप बोलोगे दिस इज ऑल्सो हेलो अरीन, तो यहाँ पर हेलो अरीन नहीं है। यहाँ पर आपका क्या है, जो रिंग है उसके बाद एक और कार्बन है। रिंग के ऊपर डायरेक्टली आपका कोई ब्रोमीन या फिर कोई हलोजन अटैच नहीं है। एंड जो दूसरे वाले आपके ऑप्शन है उसमें भी कोई बेंजीन रिंग नहीं है, आपके पास साइक्लोहेक्सेन की रिंग है, उसके ऊपर सब्स्टिट्यूशन हो रखी है। तो यहाँ पर ये कोई भी इनमें से कोई भी चीज़ें आपकी हेलो अरीन नहीं है। सबसे पहले आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो अब इसमें आप कार्बोकटाइन देख सकते हो। हम यहाँ से कार्बोकटाइन अगर बनाए तो हम क्या करेंगे, ब्रोमीन को अगर हटा दो, ब्रोमीन नेगेटिव निकल जाएगा तो कार्बोकटाइन आपका इस कार्बन पर आ जाएगा, राइट। इसमें भी यही करो, ब्रोमीन को हटा दो, यहाँ पे कार्बोकटाइन ये वाला जनरेट हो जाएगा। ब्रोमीन हटा दो, इस पोजीशन पे कार्बोकटाइन आपका जनरेट हो जाएगा। अब आपको देखना है कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी। तो यहाँ पर कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी कैसे देखी जा सकती है कि ये वाला जो कार्बोकटाइन है, दैट मीन्स ये वाला कार्बन हैविंग द पॉजिटिव चार्ज, इस पॉजिटिव चार्ज को कैसे स्टेबलाइज करा जा सकता है, थ्रू द रेजोनेंस। क्योंकि आपका बिल्कुल ही एडजेसेंट में बेंजीन रिंग है जो अपने यहाँ के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ दे सकते हैं और इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इस वाले केस में क्या क्या है, एक तो रेजोनेंस है, रेजोनेंस से आपका जो कार्बोकटाइन है वो स्टेबलाइज्ड हो रहा है। और एक और चीज़ यहाँ पर हो रही है, अगर आप ध्यान से यहाँ पर देखें, दीज आर द अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन है और ये अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर है। ओके, दिस इज अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन कौन सा होता है, जो आपके यहाँ पर कार्बोकटाइन है ना, इसके ये वाले कार्बोकटाइन वाले कार्बन के नेक्स्ट वाला कार्बन इज योर अल्फा पोजीशन। ओके, तो यहाँ पर अल्फा पोजीशन पर कार्बन है तो इसके हाइड्रोजन भी अल्फा हाइड्रोजन हो गए आपके पास। एंड आपको पता है जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पर, इट हैज़ 3 अल्फा हाइड्रोजन।
3 अल्फा हाइड्रोजन होने की वजह से क्या होता है, आपके हाइपर कॉन्जुगेशन हो जाएगी, हाइपर कॉन्जुगेशन हो जाएगी। और हाइपर कॉन्जुगेशन होने की वजह से क्या हो जाती है, स्टेबिलिटी आ जाती है। ओके, स्टेबिलिटी आपके यहाँ पर आ जाएगी। तो रेजोनेंस से भी स्टेबिलिटी आ रही है एंड 3 हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होने की वजह से हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर भी ज़्यादा बनेगी, तो इससे स्टेबिलिटी आएगी। तो ये तो स्टेबल है, दैट मीन्स कार्बोकेटाइन ये वाला स्टेबल है। बाकी को भी हम कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव आपका है, दिस इज स्टेबलाइज्ड बाय, यहाँ पर कोई भी रिंग आपकी बेंजीन फिनाइल रिंग नहीं है जिसमें कि आपके बॉन्ड्स हो, ये नॉर्मल रिंग है, तो यहाँ पर रेजोनेंस नहीं हो सकता। बट यहाँ पर हम अल्फा पोजीशन चेक कर सकते हैं। दिस इज द अल्फा पोजीशन। तो अल्फा पोजीशन पे कितने आपके यहाँ पर हाइड्रोजन्स है, इस कार्बन के पास अगर आप देखो बॉन्ड कितने बना रहे हैं, 1 2 एंड 3 बना रहे हैं, फोर्थ वन आपका यहाँ पर हाइड्रोजन होगा। तो हम कह सकते हैं दिस इज योर अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पर क्या है, इट हैज ओनली 1 अल्फा हाइड्रोजन। तो आपके जो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स होंगे वो भी कम होंगे, उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं होगी जितनी कि 3 अल्फा हाइड्रोजन्स दे रहे हैं, राइट। नेक्स्ट में आपके करते हैं, यहाँ पर है आपका अल्फा कार्बन। ओके, अल्फा कार्बन आपको देखना है, तो यहाँ कार्बोकेटाइन है, इसके विद रिस्पेक्ट टू दीज आर ये वाले योर अल्फा, ये अल्फा है, अल्फा है। हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 हाइड्रोजन्स है, 2 हाइड्रोजन्स है, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन्स है। टेट्रावैलेंसी पूरी करके देखा हमने। सो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारे कितने 1 2 3 4 4 अल्फा हाइड्रोजन्स है, तो आपके हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर उतने ज़्यादा बनेंगे। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, 3 अल्फा हाइड्रोजन होने के साथ साथ रेजोनेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि रेजोनेंस से बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आती है। तो इनमें से सबसे ज़्यादा कार्बोकेटाइन किसका स्टेबल होगा, आपका जो कार्बोकेटाइन है इसका, आप कह सकते हो कार्बोकेटाइन हेयर इज मोर स्टेबल, बाकी से सबसे ज़्यादा स्टेबल आपका कार्बोकेटाइन इसमें है। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी की वजह से ये कैसी होगी, फास्ट रिएक्शन होगी। ओके, फास्टेस्ट होगी, बाकी उससे बहुत ज़्यादा फास्टेस्ट रिएक्शन होगी। सो आर करेक्ट ऑप्शन इज योर सेकेंड ऑप्शन, जो कि यहाँ है। तो हम लिख लेते हैं करेक्ट कौन सा है आपका, करेक्ट ऑप्शन इज सेकेंड ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन आपका SN1 रिएक्शन बहुत ज़्यादा फास्टली देगा। सो वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 79 of organic potion. On heating, some solid substances change from solid to vapor state without passing through the liquid state. ओके, तो ये वाला प्रोसेस आपको बताना है, वो प्रोसेस जिसमें कि आपका जो इनिशियली सॉलिड है, वी कैन राइट डाउन कि जो आपका सॉलिड है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाए इनटू द वेपर स्टेट। वेपर मीन्स आपके यहाँ पे वाटर वेपर्स भी हो सकते हैं, किसी भी काइंड के वेपर्स हो सकते हैं। तो इस वाले प्रोसेस को क्या कहा जाता है, विदाउट पासिंग थ्रू दी लिक्विड स्टेट, बीच में लिक्विड स्टेट नहीं बननी चाहिए। बेसिकली होता क्या है, जब आप सॉलिड को हीट करते हो तो यहाँ पर आपका क्या बन जाता है, लिक्विड बनता है। फिर आपका स्टेप बाय स्टेप फिर से इसे हीट करते हो, फिर जाके आपका यहाँ पर वेपर बनता है। और ये क्या होता है, यहाँ पर सिंपली ये मेल्ट हो रहा है, यहाँ पर आपके वेपराइजेशन हो रही है, वेपर्स बन रहे हैं। बट अगर आप ये लिक्विड को बाईपास करना चाहते हो, सॉलिड से डायरेक्टली वेपर्स बनाना चाहते हो, दैट प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन। इसे क्या कहा जाता है, सब्लिमेशन। जैसे आपने कैम्फर देखा होगा, कपूर देखा होगा, वो भी डायरेक्टली क्या होता है, वो डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में नहीं जाता। सो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन इज योर फोर्थ वन, सब्लिमेशन इज द करेक्ट ऑप्शन। और क्वेश्चन नंबर 81, इट स्टेट्स दैट गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 is aniline does not undergo Friedel-Crafts alkylation reaction. Statement 2 is that aniline cannot be prepared through Gabriel-Thallamite synthesis. बेसिकली गैब्रियल सिंथेसिस को ही गैब्रियल-थैलेमाइड सिंथेसिस भी कहते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट पर फोकस करेंगे, एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट्स एल्काइलेशन। आपको पता है फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन क्या होता है, एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। सपोज दिस इज योर एनिलीन, NH2 और नाइट्रोजन पर लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, अगर आप इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाना चाहते हो, जैसे कि फ्रीडल-क्राफ्ट की आपकी कौन सी है, एल्काइलेशन है, पर्टिकुलरली फ्रीडल-क्राफ्ट की है। अब फ्रीडल-क्राफ्ट में क्या होगा कि यहाँ पर एक चीज़ यूज़ होती है, एनहाइड्रस AlCl3। और आपको पता होगा एनहाइड्रस AlCl3 क्या होता है, ये एक लुईस एसिड होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, दैट मीन्स इसे इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो एक्चुअल में क्या होगा कि आपकी इलेक्ट्रोफिलिक
जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये नहीं करवाएगा। इंस्टेड आपका जो ये कैटलिस्ट की तरह आप ले रहे थे इस रिएक्शन में, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन वाली रिएक्शन में, तो ये जो आपका एनहाइड्रस AlCl3 है वो आपका कैटलिस्ट की तरह काम नहीं करेगा। इंस्टेड आपको ये जो लोन पेयर है नाइट्रोजन के ऊपर वो खाली यहाँ पर ले लेगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि एक्चुअल में ये काम क्या कर रहा है यहाँ पर। एक्चुअल में ये काम क्या कर रहा है कि ये एनिलीन के NH2 के ऊपर जो आपके लोन पेयर्स है उसको ले रहा है AlCl3 जो है आपका, वो यहाँ पर लोन पेयर ले रहा है और फॉर्मेशन किसके करवा रहा है, एक सॉल्ट की फॉर्मेशन हो रही है। दैट मीन्स ये जो AlCl3 है वो आपके एनिलीन को ही कन्वर्ट कर रहा है इनटू द सॉल्ट। NH2 पॉजिटिव आएगा क्योंकि नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिए होंगे, और AlCl3 पर नेगेटिव आएगा क्योंकि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसने लिए है, दिस इज सॉल्ट। अब ये वाला जो सॉल्ट है क्योंकि इस पर आपका पॉजिटिव चार्ज है, इट हैज़ पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज जब भी किसी ग्रुप के ऊपर होता है, ऐसा ग्रुप जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है वो एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह एक्ट करता है। और ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह अगर ये एक्ट करेगा तो आपका इनकमिंग जो इलेक्ट्रोफाइल है वो नहीं आ पाएगा। इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल को चाहिए ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो अंदर प्रेजेंट है। बट क्या हो रहा है कि यहाँ पर पॉजिटिव जनरेट हो गया है, तो इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये अपनी तरफ ले जा रहा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोफाइल फर्दर यहाँ पे अटैक नहीं कर रहा है, राइट। तो आपका आंसर होना चाहिए, वैसे आंसर एक्सप्लेनेशन क्या है, बिकॉज लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन ऑफ एनिलीन ट्रांसफर टू weakened orbital of anhydrous AlCl3 catalyst, making it deactivating group, so preventing the electrophilic substitution reaction। तो रीज़न यही है। तो स्टेटमेंट जो आपकी फर्स्ट है इट इज़ करेक्ट, हम यहाँ पर लिखते हैं दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। सेकंड पर आता है, सेकंड में कहा गया है एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड थ्रू द गैब्रियल सिंथेसिस, ये एक गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस है। तो अगर आपको याद हो तो इसमें क्या होता है, आपका थैलेमाइड लिया जाता है, तो हमने यहाँ पर थैलेमाइड ले लिया, C डबल बॉन्ड O यहाँ पर कर दिया, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर N एंड देन H। और फर्स्ट में क्या होता है, हम यहाँ पर सारे स्टेप साथ में लिखेंगे, डिटेल में यहाँ नहीं कर रहे। KOH फर्स्ट में डालते हो, सेकंड में कोई भी आपका अल्काइल हैलाइड डालते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होता है, आपका अल्काइल हैलाइड RX डालते हैं हम यहाँ पर, राइट। और ये कैसा होना चाहिए, ये RX कैसा होना चाहिए, बेटर है कि कम से कम सब्सटीट्यूएंट इसमें होने चाहिए, लेस बल्कि होना चाहिए क्योंकि ये पहले ही इतना ज़्यादा बल्कि है। और थर्ड में क्या होता है, फिर से आप यहाँ पर बेस डालते हो, लाइक NaOH आपका यहाँ पर डाला जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये अल्काइल हैलाइड है। अब कहा जा रहा है कि क्या एनिलीन बन सकता है, ये पूछा जा रहा है कि क्या एनिलीन का मतलब हुआ कि आपका यहाँ पर NH2 है, क्या ये प्रिपेयर हो सकता है या नहीं। तो ये प्रिपेयर नहीं हो सकता, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर इसे प्रिपेयर करना हमें होगा तो यहाँ पर जो अल्काइल हैलाइड हमने लिया है, तो ध्यान से देखना, जो हमने यहाँ पर अल्काइल हैलाइड लिया है इसके प्लेस में हमें क्या लेना पड़ेगा, इस अल्काइल हैलाइड के प्लेस में हमें क्या लेना पड़ेगा, हमें एरोमेटिक वाला अल्काइल अराइल हैलाइड लेना पड़ेगा, ऐसा। और आपको पता है जो अराइल हैलाइड्स होते हैं वो यहाँ पर जो आपके रेजोनेंस की वजह से क्या होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आता है, जिसकी वजह से यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आता है, जिसकी वजह से ये वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं हो सकता। ऑलराइट, तो हमारा ये रीज़न रहेगा कि ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट, क्योंकि एनिलीन कभी भी प्रिपेयर नहीं हो सकता गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस में, क्योंकि अगर हमने करवाना भी है इसे प्रिपेयर तो अल्काइल हैलाइड की जगह पे हमें हेलोअरीन लेना पड़ेगा। और आपको पता है हेलोअरीन का ये जो वाला जो बॉन्ड होता है, ये पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होने की वजह से इसे ब्रेक करना डिफिकल्ट हो जाएगा। जब ये ब्रेक ही नहीं होगा तो फर्दर ये रिमूव कैसे होगा और ये आपका एनिलीन कैसे बनेगा, तो इससे कभी भी ये नहीं बनता है। रीज़न भी ये आपको यहाँ पर एरोमेटिक वाला दैट मीन्स आपको हेलोअरीन यूज़ करना होता है। तो बोथ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो आपका फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, बोथ statement 1 and statement 2 are correct. So third option is your correct option. Question number 84, it states that the most stable carbocation among the following is. So यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हो, इनमें जो कार्बोकेटाइन गिवन है उनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन है। तो यहाँ पर जो भी कार्बोकेटाइन है उसमें देख सकते हो कि रेजोनेंस वाला फैक्टर तो नहीं है। तो इन कार्बोकेटाइन में स्टेबिलिटी कैसे देखोगे, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर जिसके ज़्यादा होंगे, एंड यू नो वेरी वेल कि हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर किसके ज़्यादा होते हैं। वी कैन राइट हाइपर कॉन्जुगेशन
conjugation is directly proportional to number of alpha hydrogens. जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन्स ज़्यादा हो गए उतना ही ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगे और उतनी ही ज़्यादा क्या हो जाएगी, उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी हो जाएगी। स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी किसकी, ऑफ कार्बोकेटाइन सी पॉजिटिव की। तो यहाँ पर हमें चेकआउट करना है कि किसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है। इन ऑप्शन नंबर 1 आप देख सकते हो, दिस इज द कार्बोकेटाइन एंड अल्फा हाइड्रोजन्स कौन से होते हैं, जो कि अल्फा कार्बन्स के साथ अटैच्ड होते हैं डायरेक्टली। तो अगर यहाँ पर दिस इज पॉजिटिव कार्बन और वेरी नेक्स्ट जो कार्बन इससे होगा, दिस कार्बन इज योर अल्फा कार्बन। ओके, तो अगर यहाँ पर अल्फा कार्बन है तो इसके साथ कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पर ये बॉन्ड बना रहा है 1 2 3 एंड एक स्पेयर होगा, तो दैट मीन्स यहाँ पर हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन इज देयर, तो यहाँ पर आप 1 हाइड्रोजन लिख सकते हो। तो यहाँ पर आपने देखा देयर इज 1 अल्फा हाइड्रोजन ओनली। ओके, सबके अल्फा हाइड्रोजन देखने हैं फिर डिसाइड करेंगे। नाउ दिस इज योर कार्बोकेटाइन, यहाँ पर बीच में कार्बोकेटाइन है एंड यहाँ इसके जो एडजेसेंट कार्बन्स हो गए वो अल्फा हो गए, तो ये वाला भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है। सो वी कैन राइट डाउन over here this is your alpha carbon और यहाँ पर भी ये कार्बन अल्फा होगा, ये वाला कार्बन भी अल्फा होगा। और यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन्स हैं और यहाँ पर कितने हैं, 2 हाइड्रोजन्स हैं और यहाँ पर भी इसके 2 हाइड्रोजन्स है। तो कितने इन टर्न कितने हुए, यहाँ पर 3 यहाँ पर हुए, 2 2 ईच यहाँ पर हुए। देयर आर 7 अल्फा हाइड्रोजन फॉर दिस कंपाउंड। सो नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट हेयर इज कार्बोकेटाइन यहाँ पर है आपका और वेरी नेक्स्ट जो कार्बन है दिस एंड दिस, दीज 2 आर ओनली अल्फा हाइड्रोजन्स। सो यहाँ पर ये अल्फा कार्बन है ये वाला एंड ये वाला अल्फा कार्बन है। अब इसमें हाइड्रोजन देखना है, तो यहाँ पर बीइंग द टेट्रावैलेंसी ऑफ द कार्बन, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे और यहाँ पर ओनली 1 हाइड्रोजन है। सो दिस कंपाउंड हैज़ ओनली 1 2 एंड 3 अल्फा हाइड्रोजन आर देयर। ओके, एंड नेक्स्ट में हम करते हैं, यहाँ पर कार्बोकेटाइन है, दिस इज द कार्बोकेटाइन और एडजेसेंट में जो आपके ये कार्बन्स है ये अल्फा कार्बन्स हैं एंड यहाँ पर जो अटैच्ड है आपके पास हाइड्रोजन, दीज आर द अल्फा हाइड्रोजन्स। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, combinedly there are 5 alpha hydrogens among all these options। आपके पास 7 अल्फा हाइड्रोजन वाला कंपाउंड क्या हो जाएगा, ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, बिकॉज मोर इज द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स इन एनी कंपाउंड, मोर विल बी द हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स और उसकी वजह से स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन विल बी एनहेंस्ड। सो यहाँ पर इन द ऑप्शन नंबर 2 दिस इज द सेकेंड ऑप्शन। तो सेकेंड ऑप्शन में हम देख सकते हैं कि आपके पास ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे बिकॉज ऑफ द अल्फा हाइड्रोजन। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज सेकेंड वन। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है आपका, करेक्ट ऑप्शन इज योर सेकेंड ऑप्शन बिकॉज ऑफ 7 alpha hydrogens present in them. Question number 87, it says that the products A and B obtained in the following reaction respectively are, first and second equation given है question में और आपको A and B जो आपके products हैं उनका नेम बताना है, options आपको given है। तो ये कहाँ से concept आया है, ये आपके हेलो अल्केन वाले चैप्टर में, हेलो अल्केन वाले चैप्टर में हेलो अल्केन्स की प्रिपरेशन में आता है, जिसमें कि आपकी सिंपल ये किस तरह की रिएक्शन है, ये जो आपको गिवन है, दीज आर द काइंड ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कि न्यूक्लियोफाइल आएगा और आपके लिविंग ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये आपके पास, राइट। तो यहाँ पर आप क्या करोगे कि रिएक्शन में क्या हो रहा है, अगर हम यहाँ पर रिएक्शन को लिखे, फर्स्ट इज योर ROH। तो ROH फर्स्ट वाली रिएक्शन में ROH कितने हैं, 3 मोल्स है, तो हम लिख लेते हैं ROH 3 टाइम्स ROH। तो यहाँ पर इसकी रिएक्शन PCl3 के साथ करवाई जा रही है, PCl3 तो यहाँ पर रिएक्शन में क्या होगा, आप इस तरह से, ये कुछ नहीं है, जस्ट लर्न करने वाली रिएक्शन है। जस्ट आपका क्या होता है, यहाँ से ये सब्स्टिट्यूट हो जाता है और ये OH सारे जो ग्रुप है वो फॉस्फोरस के साथ चले जाता है। तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, R के साथ Cl लग जाएगा। सो दैट्स वाई वी आर गेटिंग RCl एंड ऑफ 3 मोल्स प्लस बाई प्रोडक्ट इन्हें कहा जाता है। बाई प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, फॉस्फोरस के साथ आपके 3 OH ग्रुप्स हैं, इनको रीअरेंज करके आपका क्या बनेगा, H3
PO3 बनेगा, फास्फोरस एसिड आपके पास यहाँ पर आएगा। और यहाँ पर अगर आप ऑप्शन में देखें तो ए के पास आपके पास क्या आएगा, ए के पास फास्फोरस एसिड आएगा, राइट। सो सेकंड में हम देखते हैं, सेकंड इक्वेशन में फॉर द सेकंड इक्वेशन वी हैव गिवन दैट ROH है आपके पास, हम इस तरह से लिखते हैं ROH को, एंड देन PCl5 है। PCl5 को किस तरह से लिखना है आपने, PCl5 को PCl3 बीच में लिख लो, और यहाँ पर ये लर्न करने का तरीका है रिएक्शन का। Cl दो Cl इस तरह से आ गए, इस तरह से लिख लो। और नाउ आपको क्या करना है कि यहाँ पर HCl निकल जाएगा, जो कि आपको यहाँ पर भी गिवन है, HCl निकल जाएगा, एंड आपका RCl भी यहाँ से निकल जाएगा, RCl निकल जाएगा, क्योंकि ये भी किस टाइप की रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, कि यहाँ पर OH की जगह Cl सब्स्टिट्यूट होके लग जाएगा। बट आपको बाय प्रोडक्ट्स पूछे गए थे क्वेश्चन में, तो यहाँ पर बीच में क्या चीज़ बचती है आपका, बीच में आपकी ये चीज़ बचती है POCl3। कौन सी चीज़ बचती है, POCl3, जिसको क्या कहते हैं, फॉस्फोराइल क्लोराइड भी कहते हैं। तो दैट मीन्स बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, जो बाई प्रोडक्ट है फॉस्फोराइल क्लोराइड, एंड ए में आपका फॉस्फोरस एसिड आ जाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर आपका H3PO3 है ए ऑप्शन में, एंड बी ऑप्शन में POCl3 है। क्वेश्चन नंबर 89, इट स्टेट्स दैट फॉर द गिवन रिएक्शन दिस रिएक्शन व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट दैट इज P। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको रिएक्शन कंडीशंस देखनी है, दैट इज KMNO4 गिवन है, एसिडिक कंडीशन गिवन है। तो कभी भी अगर आपको ऐसी कंडीशन गिवन होती है, दैट मीन्स KMNO4 अगर आपको गिवन है और कैसे गिवन है, एसिडिक कंडीशंस पे गिवन है, या फिर समटाइम्स यहाँ पर आपको हीटिंग भी KMNO4 के साथ अगर गिवन हो, तो ये इंडिकेट क्या करता है कि ये यहाँ पर क्या होगा, दिस रिप्रेजेंट्स दैट ऑक्सीडेटिव यहाँ पर ओजोनोलिसिस होगी, ओजोनोलिसिस यहाँ पर होगी। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में क्या होता है, अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। फर्स्टली मैं यहाँ पर ये वाला जो कंपाउंड आपका है वो यहाँ पर ड्रॉ कर लेती हूँ फिर से। CH इज गिवन, डबल बॉन्ड C है, H है, एंड यहाँ पर आपकी रिंग लगी हुई है इस तरह से, राइट। तो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट बताना है KMNO4 के प्रेजेंस पे, KMNO4 एंड H पॉजिटिव के प्रेजेंस में। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस का मतलब क्या होता है कि आपका ये जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा, एल्कीन का जो बॉन्ड है वो पूरा का पूरा ब्रेक हो जाएगा। इन कंपनसेशन इस कार्बन को डबल बॉन्ड O मिलेगा, इस कार्बन को भी डबल बॉन्ड O मिलेगा। ओके, ये यहाँ तक ये जो स्टेप होता था ये रिडक्टिव ओजोनोलिसिस का होता था। अगर रिडक्टिव ओजोनोलिसिस होती, रिडक्टिव कब होती है, KMNO4 किसकी प्रेजेंस में, KMNO4, या फिर आप बोल सकते हो O3, या फिर आप यहाँ पर जिंक भी लगा सकते थे एंड वाटर लगा सकते थे, तो वो आपकी रिडक्टिव ओजोनोलिसिस होता था। एंड उसका प्रोडक्ट सिर्फ इतना बनता था कि आपको यहाँ से ब्रेकेज करनी है डबल बॉन्ड की, और इनको डबल बॉन्ड O दे देने हैं। बट अगर यहाँ पर हमारी ये कंडीशन है, दैट मीन्स इट इज़ इंडिकेटिंग द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इसको डबल बॉन्ड O मिल जाएगा। इन एडिशन टू इट, अगर इन कार्बन्स पे हाइड्रोजन है, यहाँ पर जैसे इस कार्बन पर हाइड्रोजन है, इस कार्बन पर भी हाइड्रोजन है, तो क्या हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस हो रही है और ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो जहाँ पर भी ये हाइड्रोजन है उसके साथ ऑक्सीजन भी लग जाएगा, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ रिएक्शन इंडिकेट हो रही है। यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ OH लग जाएगा, जहाँ जहाँ हाइड्रोजन है इन कार्बन पर वहाँ पर OH लग जाएगा। तो फाइनली आपका रिएक्शन क्या बन रहा है, रिएक्शन बन रहा है साइक्लोहेक्सेन की रिंग लग रही है, यहाँ पर कार्बन है उस पर डबल बॉन्ड O मिला है, एंड यहाँ पर जो आपका हाइड्रोजन है उसके साथ OH लग चुका है। दैट मीन इसी तरह के, और यहाँ पर भी यही होगा, साइक्लोहेक्सेन की रिंग है उसके ऊपर C डबल बॉन्ड O है, देन आपका यहाँ पर OH है। तो यहाँ पर क्या है, ये 2 मोल्स ऑफ यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा है आपको। और करेक्ट ऑप्शन आप देख सकते हो, फोर्थ वन इज द करेक्ट ऑप्शन, जो कि है बाय द ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस बाय द KMNO4 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। क्वेश्चन नंबर 94, इट सेज दैट आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट C। आपको मेजर प्रोडक्ट निकालना है, फॉर्म्ड इन द रिएक्शन सीक्वेंस गिवन बिलो। तो यहाँ पर आपको ये रिएक्शन सीक्वेंस गिवन है और आपको यहाँ पर C जो लास्ट में मेजर प्रोडक्ट है वो बताना है। सो हम यहाँ पर इसे राइट डाउन कर लेते हैं फर्स्टली रिएक्शन को।
आपको CH3 वी हैव गिवन विद CH3, CH2, CH2 एंड I। तो यहाँ पर ये अल्काइल आयोडाइड है एंड इसकी रिएक्शन हमारी करनी है NaCN से। और NaCN से आपको रिएक्शन अगर करनी है तो अगर आपको याद हो, अगर ये Na पॉजिटिव एंड Cn नेगेटिव है, हेयर न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर क्या है, Cn नेगेटिव साइनाइड है। और जब भी आपने याद किया होगा, जब भी दो कैटेगरी होती थी, अगर K के साथ पोटाशियम कह लो या फिर सोडियम कह लो, एक ही बात है। अगर पोटाशियम या सोडियम के साथ साइनाइड आता था, जैसे KCN आता था आपका या फिर आपका NaCN आता था, तो आपकी जो यहाँ से अटैक होता था साइनाइड का, वो कहाँ से होता था, कार्बन से होता था। और अगर आपका AgCN होता था तो यहाँ पर अटैक जो था वो नाइट्रोजन से अटैक होना था। तो ये बात का आप ध्यान रखोगे, अगर यहाँ पर आपको AgCN गिवन होता तो अटैक C से नहीं नाइट्रोजन से होना था, बिकॉज साइनाइड इज योर एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल भी कह सकते हो, एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है। तो सोडियम हो या फिर पोटाशियम हो, कार्बन से ही आपको अटैक करना है। सो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, लिविंग ग्रुप आपका लीव कर जाएगा और जो साइनाइड है वो यहाँ पर अटैक कर जाएगा, जस्ट आपके रिप्लेसमेंट हो जाएगी, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी। सो नाउ फाइनली आपका CH3 आ चुका है, CH2 ऑलरेडी है, CH2 है एंड C से अटैक होने की वजह से लिंक कहाँ से होगा, साइनाइड से हो जाएगा। तो ये आपका कंपाउंड, जो कंपाउंड A है वो साइनाइड का भी बन चुका है। एंड हम देखते हैं इसके बाद हमें क्या करना है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस करना है। पार्शियल यानी कि कंप्लीट नहीं करना है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस करने का मतलब है कि आपको यहाँ पर आधे में ही हाइड्रोलिसिस करके उसे रोक देना है। तो यहाँ पर हमें पता है कि साइनाइड की पार्शियल हाइड्रोलिसिस से अमाइड मिलता है। तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, अमाइड क्या होता है, कार्बन नंबर आपको सेम रखना है, CH2 एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइनाइड का CN का आप क्या करोगे, CONH2 कर दोगे। दिस इज योर अमाइड, ये क्या है आपका अमाइड है। और ये कैसा है आपका, ये ऑप्शन नंबर, ये आपका B है, मीन्स आपका B प्रोडक्ट बन चुका है। अब यहाँ पर पार्शियल आपने हाइड्रोलिसिस बोलते तो हमारा इतना आ गया। अब इसके बाद अमाइड के बाद पूछा गया NaOH and Br2, ये आपका Br2 गिवन है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे नेक्स्ट रिएक्शन में आपके पास गिवन है NaOH है, NaOH प्लस आपका Br2 है। अगर आपको याद हो ये अमाइड की रिएक्शंस होती थी, कौन सी है ये, हॉफमैन ब्रोमेमाइड, ये कौन सी है, हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन या फिर डिग्रेडेशन। हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन में क्या होता है, डिग्रेड हो जाता है, कार्बोनाइल हट जाता है। ओके, डिग्रेड होना दैट मीन्स कार्बोनाइल आपका हट जाएगा, कार्बोनाइल यहाँ से आपका रिमूव हो जाएगा। तो कार्बोनाइल यहाँ से अगर रिमूव हो गया, सो फाइनली यू आर गेटिंग व्हाट, यू आर गेटिंग CH3, बाकी कितना है, बाकी सेम रहेगा, CH2, कार्बोनाइल हट चुका है ड्यू टू द हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन। सो सिंपली आपका यहाँ पर NH2 आ जाएगा। सो दिस इज योर सी पार्ट, जो कि मेजर प्रोडक्ट आपसे कहा गया था, आपसे पूछा गया था। सो इसका नेम क्या है, मीथ ईथ प्रोप, ये प्रोप है। ओके, तो यहाँ पर कॉमन नेम्स आपके ऑप्शन में कॉमन नेम्स है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप, प्रोपाइल, यहाँ पर आप लिखोगे प्रोपाइल और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, अमीन, प्रोपाइल अमीन इज द राइट ऑप्शन। तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। सो लेट्स डिस्कस द लास्ट क्वेश्चन ऑफ ऑर्गेनिक पार्ट। दिस क्वेश्चन स्टेट्स दैट मेजर प्रोडक्ट A and B फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस आर, आपको ये गिवन है फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस एंड आपको मेजर प्रोडक्ट A and B यहाँ पर बताना है। सो फर्स्टली हम यहाँ पर इन जो कंपाउंड्स आपको गिवन है उन्हें यहाँ पर लिख लेते हैं। OH इज गिवन है और यहाँ पर इसके CH3 यहाँ पर गिवन है। फर्स्ट रिएक्शन में आपको PBr3 के साथ रिएक्शन करवाई जा रही है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब भी आपका ये वाला कंपाउंड गिवन होता है तो यहाँ पर OH की जगह ब्रोमीन से यहाँ पर रिप्लेसमेंट हो जाएगी। अगर यहाँ पर क्लोरीन होता तो यहाँ पर क्लोरीन की जगह आ जाती, क्लोरीन यहाँ पर आ जाता। तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, वी आर गेटिंग CH3 ऑलरेडी यहाँ पर है, एज सच रहेगा, बस यहाँ पर इसकी जगह आपका ब्रोमीन लग चुका है एंड अकॉर्डिंग टू दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट A। ओके, फिर लास्ट में हमारे पास बोला गया है सेकेंड स्टेप में कि यहाँ पर अल्कोहलिक KOH है एंड साथ ही साथ इसे हीटिंग करा जा रहा है। एंड इफ़ यू रिमेंबर कि ये वाली कंडीशंस किसके लिए होती थी, ये वाली कंडीशंस हमारी होती थी जब आपकी बीटा एलिमिनेशन थी, बीटा एलिमिनेशन के लिए ये वाली रिएक्शन कंडीशंस होती थी। अब पहले हम देख लेते हैं बीटा एलिमिनेशन क्या होता है, कैसे वर्क करता है। देखो, बीटा एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, एलिमिनेशन का मतलब होता है कि आपका यहाँ पर बीटा हाइड्रोजन यहाँ से एलिमिनेट होगा।
एलिमिनेट होगा, किसी भी कंपाउंड में बीटा हाइड्रोजन आपका एलिमिनेट होगा विद द हैलोजन। तो बीटा एलिमिनेशन के बाद आपको क्या मिलेगी, एल्कीन मिलती है। तो अगर आपको एल्कीन कैसी चाहिए, एल्कीन आपको अगर मेजर चाहिए तो उसके लिए एक रूल होता है, वो होता है सेडजेफ रूल। वो होता है सेडजेफ रूल, जो कि बताता है कि ज़्यादा सब्सटीट्यूटेड एल्कीन ज़्यादा स्टेबल है। तो ये सब करने से अच्छा है कि आप एक ट्रिक ही इसके लिए लर्न कर लो। कभी भी आपको अगर यहाँ पर बीटा एलिमिनेशन करनी है तो उसके लिए ट्रिक क्या है, सिंस बीटा एलिमिनेशन में आपको बीटा हाइड्रोजन को एलिमिनेट करना होता है, बट अगर आपके पास चॉइस होती है बीटा हाइड्रोजन की, मान लीजिए अगर आपको 2 तरह के बीटा हाइड्रोजन्स गिवन है, तो आप कौन सा बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेट करोगे। तो हाइड्रोजन इज रिमूव्ड आप लिखते हो, हाइड्रोजन इज रिमूव्ड, दिस इज द ट्रिक, रिमूव्ड, हाइड्रोजन इज रिमूव्ड from less number of बीटा हाइड्रोजन साइड, दैट मीन्स जहाँ पर बीटा हाइड्रोजन लेस इन नंबर है वहीं से आप बीटा हाइड्रोजन को निकालोगे इन ऑर्डर टू गेट द स्टेबल प्रोडक्ट या फिर स्टेबल एल्कीन। मेजर प्रोडक्ट अगर आपको एल्कीन चाहिए तो ये वाली ट्रिक आपको लर्न करनी होगी कि हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन कहाँ से निकालोगे, जहाँ पर ऑलरेडी लेस नंबर ऑफ आपके बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो अगर यहाँ पर देखिए, दिस इज योर ये ग्रुप है, दिस इज योर अल्फा कार्बन एंड दीज आर योर बीटा कार्बन्स, ये बीटा कार्बन्स है। तो बीटा कार्बन के ऊपर ही क्या हो गए, अगर ये बीटा कार्बन है तो इसी के ऊपर बीटा हाइड्रोजन भी होने चाहिए। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, इट हैज़ 2 बीटा हाइड्रोजन्स, यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर क्या है, वैलेंसी देख के हमने देखा है कि यहाँ पर ओनली 1 बीटा हाइड्रोजन है। तो आपके पास 2 कैटेगरी है, यहाँ पर 2 आपके 2 इन नंबर बीटा हाइड्रोजन्स है एंड यहाँ पर ओनली 1 बीटा हाइड्रोजन इज अवेलेबल। सो अकॉर्डिंग टू द रूल हमें कहाँ से बीटा हाइड्रोजन को एलिमिनेट करना चाहिए, फ्रॉम दिस साइड, फ्रॉम लेस नंबर ऑफ बीटा हाइड्रोजन साइड। सो वी विल रिमूव यहाँ से बीटा हाइड्रोजन। सो आफ्टर रिमूविंग यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा एंड यहाँ से आपका ब्रोमीन निकलेगा। एंड क्या होता है, आफ्टर द रिमूवल अल्फा एंड बीटा के बीच में यहाँ पर डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड आपका आ जाता है। सो फाइनली वी आर हैविंग आर प्रोडक्ट एज, यहाँ पर ब्रोमीन हट चुका है, CH3 यहाँ पर लग चुका है, इट वॉज अल्फा इट वॉज बीटा, और यहाँ पर दोनों के बीच में आपका डबल बॉन्ड लग चुका है। एंड नाउ वी कैन से दैट दिस इज योर बी प्रोडक्ट, दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट। सो देखते हैं ये A एंड B प्रोडक्ट्स आपके कहाँ हैं, ये आपके थर्ड ऑप्शन में है। सो दैट्स वाई थर्ड ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। थैंक यू सो मच।